हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुनील वर्मा आप सभी का शिवाजी एजुकेशन में तहे दिल से बच्चों स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बच्चों ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास में हम कराने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए मॉडल पेपर और हमारी अर्धवार्षिक जो परीक्षाएं हैं उनके लिए भी बच्चों ये कारगर सिद्ध होगा। तो जिन बच्चों के अर्धवार्षिक पेपर नहीं हुए हैं वो बच्चे इस क्लास को बहुत अच्छे से देख लेंगे। और बोर्ड पेपर के लिए तो बच्चों ये मॉडल पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जितने भी हमारे बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं वो एक बार क्लास को बच्चों लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और जो अगर चैनल पे बच्चे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑन कर देंगे, जिससे हमारे द्वारा जो क्लासें चलाई जा रही तो आपको बहुत आसानी से मिल सके। तो इसलिए बच्चों आप सभी को ये सब जितने भी मैंने कार्य बताए हैं कर लेना है, ठीक है। तो एक बार तुरंत बच्चों दमदार तरीके से आप क्लास को शेयर करेंगे और क्लास स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चा कि हमारा मॉडल जो हमारा टाइम टेबल था बोर्ड परीक्षा की जो स्कीम थी वो आ चुकी है। तो अभी नवंबर से हमको अगर देखा जाए तो 60-70 दिन बच्चों मूलतः मिलते हैं तैयारी के लिए। तो इस तैयारी में मैं ये कहूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों बहुत मेहनत से तैयारी करनी चाहिए, जिससे आप सभी की जो अंक हैं बहुत अच्छे मिल सके। हर एक सब्जेक्ट में बहुत ही मेहनत से बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से आपका भविष्य जो होगा बच्चे बनेगा और यहीं से आपका भविष्य बच्चे बिगड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बच्चों का भविष्य थोड़ा भी बच्चों गड़बड़ हो, इसीलिए आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अपने मम्मी पापा के सपनों को और अपने सपनों को पूर्ण करेंगे। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि अर्धवार्षिक मॉडल पेपर है इसमें, लेकिन ये बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखेंगे इसमें बात कर रहे हैं बच्चे पूर्णांक कितना आ जाता है, 70 अंक का मिल जाता है। समय आपको दिया जाता है 3 घंटा 15 मिनट का और सामान्य कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जिसमें ये होता है कि प्रारंभ के 15 मिनट सभी परीक्षार्थियों यानी अभ्यर्थी जो होते हैं उनको पढ़ने के लिए दिया जाता है। और देखेंगे हमारा प्रश्न पत्र जो होता है 2 खंडों में आ और बा में विभाजित होता है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जिनको ओमार शीट पे करना होता है, यानी जो ओमार शीट बच्चों दिया जाता है गोला करने के लिए, तो उस पर आपको ओमार शीट पे भरने होते हैं। और खंड बा जो होता है 50 अंकों वाला होता है, इसमें वर्णनात्मक 1 आ जाता है और वर्णनात्मक 2 आ जाता है तथा मानचित्र प्रश्न जो 2 मिलते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख होते हैं। ये आपके मॉडल पेपर की बच्चों बिल्कुल इस टाइप में ही दशा आएगी, यानी मॉडल पेपर बच्चों यही नहीं आएगा लेकिन इसी पैटर्न पर आएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस आधार पर आप देख लेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है ये मैंने बता ही दिया, तो इसको बहुत ही ध्यान रखेंगे और आगे के क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे हम देख रहे हैं बच्चा खंड नंबर आ हम देखेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है हम देखने वाले हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से हो जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन की बात कर रहा है बहुविकल्पी प्रश्न में पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूरा हो गया था। तो स्वप्न बताया जर्मनी का एकीकरण बच्चों मैंने पहले बताया था कि जर्मनी कई भागों में विभाजित था। उसके बाद जर्मनी और प्रसा युद्ध में, फ्रांस और प्रसा युद्ध में हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, जर्मनी का जो क्या होगा बिल्कुल एकीकरण हो जाएगा। तो 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हो जाता। अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन कर लिया या हमारे मॉडल पेपर में या पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको याद रखना है कि 1871 में हम देखेंगे तो जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी। तो नाइटहुड की उपाधि जो थी तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें बहुत सारे निर्दोषों की हत्या कर दी गई थी जनरल डायर द्वारा। तो इससे दुखी होकर जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को बच्चों त्याग दिया था, ठीक है। तो इसमें देखो बच्चा नाम दिख रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना, रविंद्र होगा, रविंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। बताए विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा हो जाएगा बच्चों, हम देखेंगे तो हमारा भारत जो है विश्व का क्या होगा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे। तो बताया है
ये हो जाएगा भारत का जो लोकतांत्रिक देश होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, बताए बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह निर्णय मतलब ये बताए कथन किसका है, या कथन किसका हो जाएगा। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर हैं, ये किसका कथन हो जाता है। तो बच्चों, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा था कि जो हमारे बांध हैं या बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, ये सब क्या हैं, भारत आधुनिक भारत के मंदिर हो जाएंगे। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक उत्पादन या पैदा होता है। तो हम देखेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, वर्तमान में हम देखेंगे तो जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं बच्चों उत्पादित होता है, फिर दूसरे स्थान पर पंजाब आ जाता है, फिर हरियाणा आ जाता है, इसी तरीके से यहाँ पर राज्य ऐसे दिखते हैं। तो हम देखेंगे तो पहले स्थान पर कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देख लेंगे। तो अगला क्वेश्चन बताया क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बताया झारखंड की कोडरमा खान संबंधित है। तो झारखंड की कोडरमा खान किससे संबंधित है, तो आप सभी को पता होगा कि कोडरमा जो खान है ये किससे हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी अभ्रक से संबंधित है। झारखंड की कोडरमा जो खान है ये किससे होगी, ये हो जाएगी अभ्रक से संबंधित। ठीक है, अभ्रक से क्या हो जाएगी बच्चा, संबंधित हो जाएगी। ठीक है, और कहाँ पड़ जाती है, तो झारखंड में पड़ जाती है, आप सभी को पता है। पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है, पाइपलाइन जो है ये किससे हो जाएगी, इससे संबंधित हो जाएगी, ये हो जाएगी बच्चों किससे हो जाएगी, खनिज तेल से हो जाएगी। इसमें हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जो ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है, नहीं सॉरी 2 जो दिया गया है, यानी सेकंड जो ऑप्शन दिया गया है, इसका ऑप्शन खनिज तेल हो जाएगा। ठीक, अगला बता है वर्ष 1956 में कानून पारित कर श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया। तो किस भाषा को जो श्रीलंका में क्या किया गया था, राजभाषा घोषित कर दिया गया था। तो हम देखेंगे कि सिंहली जो समुदाय था, हमने जब सिविक्स का पहला लेसन पढ़ा था, याद करो, सत्ता की साझेदारी, तो उसमें मैंने बताया था कि श्रीलंका जिसमें सिंहली समुदाय और तमिल समुदाय के लोग रहते हैं, तो तमिल समुदाय को बिल्कुल साइड में कर दिया गया और सिंहली समुदाय को बिल्कुल बच्चों उनको प्राथमिकता दी गई। तो 1956 में देखा गया कि एक नियम कानून बनाया जाता है और उसमें बताया जाता है कि सिंहली समुदाय के जो लोग हैं, यानी सिंहली जो भाषा है, ये क्या हो जाएगी बच्चों, यही क्या हो जाएगी, ये राजभाषा घोषित हो जाएगी। सिंहली भाषा जो होगी राजभाषा घोषित हो जाएगी। आपको भूलना नहीं है, याद रखना है, क्योंकि आपको समय इतना ज़्यादा नहीं है, आपके पास इतना ज़्यादा समय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो संघीय राज्य नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा कि संघीय राज्य नहीं है, इसका मतलब ये हो जाता है कि जो ऐसे राज्य जहाँ पर सिर्फ एक प्रकार की सरकार शासन करती है, जहाँ पर एक प्रकार की सिर्फ सरकार क्या करती है बच्चा, शासन करती है। तो आप सभी को पता होगा कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ केंद्र सरकार शासन करती है। दिल्ली अपवाद है, दिल्ली को छोड़कर अगर हम देखेंगे तो अन्य क्षेत्रों में सिर्फ केंद्र सरकार शासन करती है। जैसे हमारे जो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से सबसे पहले हम देखेंगे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, फिर दादरा नगर हवेली, फिर हो जाएगा लक्षद्वीप, और हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी। तो ये क्या हो जाएंगे 8। इनमें से अगर इसमें कोई मिल जाता है वही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। तो इसमें देखो मणिपुर बच्चों राज्य हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश राज्य होगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य हो जाएगा, लेकिन दिल्ली इसमें दिख गया है तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको एक एक क्वेश्चन बच्चों ध्यान रखना है, यही से आपको क्या होंगे बोर्ड में क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे, इसलिए इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको समझना है और नोट बनाना है। मैंने बच्चों से बताया भी है कि वो नोट बनाए मेरे साथ, तो आप सभी नोट बनाते रहेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेंगे। तो इसमें बताया है हिंदी के अतिरिक्त और कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। तो अनुसूचित भाषाओं का दर्जा मतलब देखा गया है तो भारत में बच्चों 22 भाषाएं हैं, उनको
अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। लेकिन अब हमको समझना क्या है, हमको समझना है कि हिंदी के अलावा अगर हम हिंदी को मिलाएंगे तो 22 भाषाएं क्या हो जाती हैं, अनुसूचित भाषाएं हो जाती हैं। लेकिन इसमें पहले से दे रखा है कि हिंदी के अलावा हम कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा में शामिल करते हैं, तो 23 हो जाएंगी नहीं, क्योंकि कुल भाषाएं कितनी हैं, 22 हैं। लेकिन 21 जो ऑप्शन दिख रहा है ये क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 21 भाषाएं और हो जाएंगी और प्लस उसमें हम जोड़ देंगे एक हिंदी। तो देखो एक हिंदी हो जाएगी, ठीक है, और प्लस कितनी हो जाएंगी, 21 भाषाएं। एक हिंदी है प्लस 21 से बराबर कितनी हो जाएंगी, 22 भाषाएं हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये पूछा अनुसूचित हिंदी, बताए हिंदी के अतिरिक्त, तो मैंने हिंदी के अतिरिक्त क्या लिख दिया, 21, फिर हिंदी को मैंने ऐड कर दिया तो 22। लेकिन इसमें ऑप्शन क्या पूछा है, इसके अतिरिक्त किस भाषाओं को दर्जा दिया गया है, तो 21 भाषा हो जाएंगी। बताया है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो बच्चों होती है पंचायती राज में हो जाती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और बताया सर्वप्रथम नारीवाद या नारीवाद आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई थी। तो बच्चों हम देखेंगे 19वीं शताब्दी के मध्य में अमेरिका जो है यहाँ से क्या हो जाता है, नारीवाद आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। नारीवाद जो आंदोलन होता है इसकी क्या हो जाती है बच्चा, शुरुआत हो जाती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हम देखेंगे, 13 देखेंगे, उसको बहुत ध्यान से करने की आवश्यकता है आप सभी को। क्वेश्चन बताया है 13, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का तात्पर्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का तात्पर्य क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है आवश्यक वस्तुओं की कम मूल्य पर उपलब्धता, उद्यमों के लोगों की आर्थिक सहायता, खाद्य उपलब्धता, महंगाई को कम करना। तो बच्चों क्या हो जाता है, ये जो ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर पहला जो दिख रहा है, आवश्यक वस्तुओं की कम मूल्य पर उपलब्धता। आवश्यक मूल्य यानी लोगों को, जब आप देखेंगे कि खाने की आवश्यकता होती लेकिन महंगाई के कारण लोग नहीं पा पाते, लेकिन उसको नहीं प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन हम देखेंगे जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो बहुत सस्ते पैसों में, यानी बिल्कुल पैसों की बात बच्चों बिल्कुल नाप के बराबर की जाए और लोगों को जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरे किया जाता है। जैसे अनाज हो गया तो अनाज भी इसमें दिया जाता है, कैरोसिन तेल हो गया, खाने वाला तेल हो गया, चना हो गया, दाल हो गया, नमक हो गया, गेहूं चावल हो गया, ये सब क्या होता है बच्चों, इसी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अगला बताए बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है। तो बेल्जियम किस महाद्वीप में हो जाएगा, मैं बता देता हूँ, ये पृथ्वी हो जाएगी, ये एशिया होगा, ये हो जाएगा यूरोप। तो यूरोप में ही बच्चों क्या हो जाता है, बेल्जियम स्थित हो जाता है। तो किस महाद्वीप में बताया है, यूरोप महाद्वीप में हो जाएगा। किस महाद्वीप की बात कर रहा है, यूरोप महाद्वीप की बात कर रहा है, ठीक है। तो यूरोप महाद्वीप भी आप देख लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 14 जो क्वेश्चन दिया गया है उसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एजेंडा 21 का संबंध है। एजेंडा 21 का मतलब क्या होता है बच्चों, सतत पोषणीय विकास। एजेंडा 21 का मतलब सीधा सा होता है सतत पोषणीय विकास, है ना, कि यानी हम क्या करते हैं बच्चों, अपना तो विकास कर ही लें, लेकिन हमारे आने वाली जो जनरेशन है, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए भी हम क्या करें, संसाधनों को बचा कर रखें, जिससे जिन चीज़ों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो भी उन चीज़ों का प्रयोग कर सकें, ठीक है। इसलिए बच्चों ये सतत पोषणीयता हो जाती है। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, अगले क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन बताया असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान बताया है, असहयोग आंदोलन के दौरान बताया है अवध में किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा था। असहयोग आंदोलन के दौरान हम देखेंगे तो जो हो जाएगा बताया है कि इसका नेतृत्व कौन कर रहा था। तो बाबा रामचंद्र का नाम आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा कि बाबा जो रामचंद्र जी हैं उन्होंने ही क्या किया था, अवध में इसका नेतृत्व किया था। तो 16 क्वेश्चन जो है 16 का पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बताए सेवाओं का सृजन किसके अंतर्गत होता है। तो सेवाओं का सृजन जो होता है बच्चों तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत होता है। प्राथमिक क्षेत्रक में बच्चों प्रकृति से वस्तुएं मिलती हैं और द्वितीय क्षेत्रक प्राकृतिक प्रदेश से यानी प्राथमिक क्षेत्र से लेता है और तृतीय क्षेत्रक द्वितीय क्षेत्र से लेकर वस्तुओं को पूरे मार्केट में और पूरे देश या स्थानों पर क्या करता है, वितरित करता है, सिर्फ अपनी सेवाएं प्रदान करता है। जैसे तृतीय क्षेत्रों में हम देखें तो डॉक्टर, मास्टर, पुलिस और जज, वकील, ये सब क्या हो जाएगा बच्चा, इसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तृतीय क्षेत्रक बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। एक मार्ग
किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? तो इगमार्क जो होता है किसके लिए बच्चों हो जाता है? तो इगमार्क हम देखेंगे तो खाद्य पदार्थ जो होते हैं तो इसके लिए इगमार्क क्या हो जाता है? बिल्कुल बच्चों सही हो जाता है, इगमार्क चिन्ह को लगाया जाता है। इगमार्क को क्या करता है? खाद्य पदार्थों पर बच्चों लगाया जाता है, ठीक है, एक प्रकार का चिन्ह हो जाता है। अगला हम क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम बताए हैं बच्चों 19, सुम्मिलित कीजिए, बताया है सुम्मिलित करना है आपको। तो इसमें बताया है कि जो क्वेश्चन नंबर दिया है सुम्मिलित कीजिए सूची 1 सूची 2 से आपको मिलाना है। तो इसमें बताया है कि तारापुर तापी ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित हो जाएगा? तो तारापुर जो तापी संयंत्र होगा ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों कहाँ पर? हम देखेंगे तो झारखंड में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? तो झारखंड में हो जाएगा। अब हमको क्या करना है? इसको बस मिला लेना है। तो पहला क्या हो जाएगा? देखो इसमें ये का पहला दिया है तो क्या होगा? तारापुर क्या उड़ीसा में होगा? गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये बताइए ये का चौथा मिल रहा है, ठीक, ए का चौथा मिल रहा है ना बच्चा। तो देखो अब अगला हम देखेंगे मयूरभंज लौह अयस्क की खान कहाँ स्थित है? तो मयूरभंज जो लौह अयस्क की खान हो जाएगी कहाँ पर हो जाएगी? आप देखेंगे कि ये कहाँ हो जाएगी बच्चों? मयूरभंज उड़ीसा में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? उड़ीसा में हो जाएगी। देखो ये ए का पहला हो गया, देखो इसमें हम मिल रहा है तुमको ए का फोर्थ हो गया यानी पहला, ये जो मिलेगा चौथे से मिलेगा, बी दूसरे से मिलेगा। और अब यहाँ पर देखेंगे तीसरा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये का तीसरा नहीं मिल रहा, ए का चौथा मिला लेकिन बी का तीसरा मिला, गलत हो जाएगा। अब हम देखेंगे सी वाला, कलोल तेल क्षेत्र कहाँ हो जाएगा बच्चों? कलोल जो तेल क्षेत्र हो जाएगा ये कहाँ हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा, ठीक। बॉक्साइट खदान कहाँ हो जाएगी? अमरकंटक में हो जाएगी। आपको क्या करना है? मिलान कर लेना है। जैसे आपको समझ में नहीं आया होगा तो आपको क्या करना है? पहले इसको लिख लेना, लिख लो इसको इधर, ए बी सी डी हो गया, ठीक है, ये आपको मिल गया यहाँ पर आंसर। अब हम देखेंगे इसको हमको मिलाना है तो ए का चौथे से मिलाना है तो इसके नीचे क्या करेंगे? 4 लिख देंगे। और मयूरभंज लौह अयस्क की खान कहाँ पर है? उड़ीसा में है, पहले स्थान पर, तो पहला लिख देंगे। कलोल तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये कहाँ हो जाएगा बच्चा? गुजरात में हो जाएगा। ये हो जाएगा कहाँ पर? गुजरात में हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से क्या करेंगे? मिला लेंगे और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिलान करेंगे। और आपको भरना है, भरना सीखना है, क्योंकि हमको क्या कर सकते हैं बच्चों, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से देख लेंगे। अब इसमें क्षेत्र कौन सा बचा? दूसरा बचा, तो 2 हो गया। तो देखो इसी तरीके से तो ये भी बना हुआ है तो यही सही होगा, वो भी सही हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चनों की हम बात कर रहे हैं। आप लोग अगर ये समझ में थोड़ा कम आता है तो एक बार फिर से स्पीड लगा के बच्चों क्लास देख सकते हैं, और आप जब दूसरी बार क्लास देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ आप सभी के लिए क्या हो जाता है बच्चों, बिल्कुल नए क्वेश्चन हो जाते हैं कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपको पहली बार देखने को मिलते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बच्चों ज़रूर पूछेंगे, जो बोर्ड पेपर है उसमें पूछेंगे, तो इसको ध्यान रखना है। बताया भारत में अपशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? तो भारत में अपशिष्ट शक्तियाँ किसको बच्चों प्राप्त हैं? जैसे केंद्र सूची होती है, राज्य सूची होती है और समवर्ती सूची होती है। तो जो सब्जेक्ट इनमें नहीं आते हैं, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची में, उसके अलावा एक सूची बनाई गई है, कौन सी बच्चे? मतलब संघ, राज्य और समवर्ती सूची। तो जो सब्जेक्ट इन तीनों में आते हैं वो तो आते हैं, लेकिन जो नहीं आते हैं तो उस पर जो अपशिष्ट सूची बनाई गई है उसको किसको अधिकार दे दिया गया है? संघ को दे दिया गया। किसको दिया गया बच्चा? संघ को दे दिया गया। तो 20 जो MCQ थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और आपने बहुत ही अच्छे से लिखा होगा, जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे लिए बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि क्वेश्चन हम लोगों के लिए क्या हो गए? इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें, अब हम देखेंगे वर्णनात्मक क्वेश्चन। वर्णनात्मक मतलब क्या है कि लिखने वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, खंड बा आ जाएगा, उसमें लिखने वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। तो हम देखेंगे वर्णनात्मक क्वेश्चन जिसका जो आंसर होता है लगभग बच्चों 80 शब्दों में लिखना होता है। कितने शब्दों में? 80 शब्दों में लिखना होता है।
इसका आंसर बच्चों हो जाता है 80 शब्दों में लिखने के लिए। उपभोक्ता शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण से समझाइए। तो उपभोक्ता कौन होता है, यानी जो चीज़ें मार्केट से, जो ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई इंसान जो मार्केट से वस्तुओं को लेता है और उसका सीधे बच्चों उपभोग करता है, यानी खा पी के समाप्त कर देता है, वो क्या हो जाएगा, उपभोक्ता। जैसे हम हैं बच्चा, आप हैं उपभोक्ता। तो हम लोगों का शोषण कैसे किया जाता है, हम लोग जब कभी किसी दुकान पे जाते हैं वस्तुओं को खरीदने के लिए, तो कभी कुछ कम करके तौल देता है, कभी किसी चीज़ में मिक्स कर देता है, मिश्रण कर देता है किसी किन्हीं वस्तुओं में, तो इसलिए हो जाता है ना। कभी कभी प्राइस जिसका कम होता है उसका प्राइस ज़्यादा बढ़ा के बता देता है। तो इस तरीके से हम लोगों का शोषण होता है कि नहीं होता है। तो आज आप भी जान गए हो कि सर हाँ ऐसा तो होता है हमारे साथ, कि कभी कभी हमने देखा है कि 10 रुपये की वस्तु है और किसी व्यक्ति ने हमको बच्चे समझकर 20 रुपये की दे दी है। तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि हम लोग बच्चों क्या है, उपभोक्ता हैं। दुकानदार आपसे क्या कर सकता है बच्चों, फ़ायदा इस चीज़ का उठा सकता है। तो आपको बचकर रहना है और इस तरह के उदाहरण भी लिख देने। बताए राजनीतिक दल के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो राजनीतिक दल के जो कार्य होते हैं, ये क्या करते हैं बच्चों, चुनाव लड़ते हैं, ठीक, विपक्षी दल का बच्चों नेतृत्व करते हैं, है ना, हम लोग नियम कानून बनाते हैं, ठीक है। इस तरह के आप कार्य लिख सकते हैं। बताएं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 मनरेगा को समझाइए। तो मनरेगा क्या है, 2005 से बच्चों स्टार्ट हुआ था। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं या फिर नहीं पढ़े हैं लेकिन शारीरिक रूप से ठीक हैं, शारीरिक रूप से बच्चों हष्ट पुष्ट हैं, तो क्या करेंगे, उनको 100 दिनों के लिए सरकार क्या करेगी बच्चों, रोजगार उपलब्ध कराएगी। जब सरकार रोजगार उपलब्ध कराती है, उनको पैसे मिलते हैं, तो उनका भी थोड़ा बहुत बच्चों विकास होता है। अगर सरकार 100 दिन साल में बच्चों नहीं रोजगार उपलब्ध करा पा रही है, तो उसको रोजगार भत्ता देना होगा। किसको देना होगा बच्चों, सरकार को। ये बात हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। अगला बताए ब्रिटेन वुड्स जो है, बताए ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। तो ब्रिटेन वुड्स जो समझौता हुआ था, हम लोगों को पता है बच्चों, ब्रिटेन वुड्स से जो समझौता हुआ था 1944 में हुआ था, है ना, हेमिस्फीयर शहर में हुआ था, आपको याद होगा। और इसी में बच्चों 2 संस्थाओं का उदय हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना, और एक का बच्चों आप कमेंट करके बताएंगे किसका उदय हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। वनों के किन्हीं 4 लाभों का उल्लेख कीजिए। वनों के 4 लाभ आप सभी को पता नहीं होंगे क्या, पता होगा कि सर वनों से हमके फल मिलता है, हमसे फूल मिलता है, औषधियाँ मिलती हैं, है ना, लकड़ी मिलती है, छाया मिलती है, जीव जंतुओं का बच्चों आवास है यानी निवास स्थान है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके बच्चों लाभ हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन की। तो बताया है अगला क्वेश्चन के बारे में हम देख रहे हैं। बताए जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं बताइए। तो जलोढ़ मिट्टी आप सभी को पता है कि ऐसी मिट्टी जो जल के द्वारा लाकर उड़ाई जाती है, जल के द्वारा लाई जाती है और पूरे मैदान पे बिछा दी जाती है। क्या कहलाती है बच्चों, जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। ये भारत के उत्तरी भागों में पाई जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर पाई जाती है ना। इसमें फसलें बहुत अच्छी होती है, यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा निवास करती है, यहाँ हर प्रकार की फसल होती। तो आप इस तरीके से इसको बच्चों डिफाइन करके लिख सकते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में ही लिखना है, डरना नहीं है कि हमको सर किताबी भाषा नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप हमसे जुड़ेंगे, हम बच्चों आपको क्या करेंगे, बिल्कुल सरल भाषा बताएंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे कि आप अपने हिसाब से अपनी भाषा में पेपर को सॉल्व कर सकें। ऐसा नहीं कि किताबी भाषा ही लिखेंगे तभी नंबर प्राप्त होंगे, नहीं, आप अपने हिसाब से लिखेंगे, बहुत अच्छे से लिखेंगे, सटीक आंसर लिखेंगे, बच्चों अच्छे अंक आना निश्चित है। इसमें आपको किसी प्रकार की दुविधा या शंका नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने मन से लिखेंगे, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे से बच्चों राइटिंग बना के लिखेंगे और आपको ये पता होगा कितने शब्दों में लिखना है, तो आपको निश्चित रूप से बच्चों अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसमें कहने की कोई बात नहीं है। और हम बताएं बच्चे, इसमें बताया है, इसमें बता रहा बच्चा कि बताया है कि जो पहले विश्व युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, है ना। तो हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध में भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, मैंने बताया था
कि भारत का औद्योगिक उत्पादन जो बढ़ा था बच्चों, किस लिए बढ़ा था? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। ब्रिटेन के जो लोग थे भारत पर कब्जा किए थे, वो क्या कर रहे थे? वो अपनी लड़ाई में व्यस्त हो गए थे। जब वो अपनी लड़ाई में व्यस्त हो गए तो भारत के निवासियों के लिए, जो अंग्रेजी लोग थे, अंग्रेजी जो सेना भारत में निवास कर रही थी, उनके लिए वो वस्तुओं का बच्चों निर्माण नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी सेना के लिए जितना वो माल बना पा रहे थे वो सिर्फ अपनी सेना के लिए ही बना पा रहे थे। वो अन्य किसी व्यक्ति को देने के लिए बिल्कुल भी सामान का निर्माण या वस्तुओं का निर्माण नहीं कर पा रहे थे। तो जब भारत ने देखा कि ब्रिटेन वाले ये सिर्फ अपनी उपयोग की वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, हम लोगों की वहाँ वस्तुओं को बिल्कुल नहीं ला पा रहे हैं, तो क्या करें, इसी पे हम लोग खेल जाएं। तो भारत के लोग भी क्या करें, बच्चे खेल गए। खेलने का मतलब क्या है? वो भी सोचे कि हम क्या करेंगे, हम भी अपना उत्पादन बढ़ाएंगे, कारखाने लगाएंगे और नई नई वस्तुओं का निर्माण करेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब अंग्रेज क्या कर रहे थे बच्चे, दूसरी तरफ बिजी थे, तो भारत के लोगों ने अपने हिसाब से कारखानों को बच्चों खोला और बहुत सारा उत्पादन किया, है ना, और बच्चों कई गुना किया। ठीक है, तो यहाँ से आप कहानी समझ गए होंगे। अगला हम देखेंगे, अब हम बच्चों देखेंगे लगभग 150 शब्दों में हमको लिखना होता है। कितने शब्दों में लिखना होगा? 150 शब्दों में लिखना होता है। अगर आंसर की बात करेंगे तो 150 180 शब्दों में भी लिखना हो सकता है। ठीक है, आप इसको ध्यान देंगे। मैंने बताया अब इसका जो क्वेश्चन होगा वर्णात्मक नंबर 2, इसके आंसर भी हम देख लेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, क्या करेंगे, बहुत अच्छे से इसको देख लेंगे। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। बताया है चावल की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए तथा भारत में किन्हीं 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो चावल की जो उत्पादक की प्रमुख बच्चों दशाएं होती हैं, आप जब जाएंगे प्ले लिस्ट में तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो आप वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहली बार देख लेंगे, वहाँ पर ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो देखो, चावल के उत्पादन के लिए बच्चों हम देखेंगे जब चावल की रोपाई होती है, चावल की बुआई होती है, तो हम देखते हैं बच्चों हमारा जो टेम्परेचर होता है हमारे मौसम का लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से एबव होता है, यानी इससे अधिक होता है। लेकिन जब इसकी कटाई होती है तो इसका टेम्परेचर बच्चों धीरे धीरे थोड़ा बहुत कम हो जाता है। ठीक है, इसको जल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। ये दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी में बहुत अच्छे से हो सकता है, या फिर चिकनी मिट्टी में बहुत अच्छे से हो सकता है। इसके कुछ क्षेत्र जैसे पश्चिम बंगाल है बच्चा, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ये मुख्य उत्पादक क्षेत्र हो जाएंगे। अथवा बताएं 19वीं सदी में मुद्रण संस्कृति के प्रसार के लिए इनका क्या अर्थ था? महिलाओं के लिए बच्चों मुद्रण का क्या अर्थ था? गरीब जनता के लिए क्या अर्थ था? और सुधारक के लिए मुद्रण की संस्कृति का क्या मतलब क्या महत्व था, कि इनके लिए क्या अर्थ था। ठीक है, आप इन क्वेश्चनों को बच्चों स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे लिए बच्चों सभी क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से किसको मैं टिक कर दूं? सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। बताया है कि इसमें असहयोग आंदोलन का अर्थ है, क्या अर्थ है? अब यह क्यों, मतलब बताइए यह क्यों चलाया गया, कोई 2 कारण बताइए। तो आप असहयोग आंदोलन को बच्चों देख सकते हैं, है ना। महात्मा गांधी ने कहा कि जो अंग्रेज हैं ये भारत से ऐसे जा नहीं रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये हम देखेंगे कि इनको असहयोग यानी बिना किसी सहयोग से इनसे बच्चों क्या करना, इनका भारतीय जो लोग होंगे ये किसी प्रकार का इसमें सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन चलाया गया। 2 कारण आप देख लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं। बताएं मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं? जैसे बच्चे आप सभी को पता है, सिक्का हो गया, नोट हो गया, चेक हो गया, मुद्रा ही तो है। उन सभी रूपों का वर्णन कीजिए। आप नोट कर लेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? तो मुद्रण संस्कृति यानी, अच्छा कोई बच्चा ये तो नहीं सोच रहा कि मुद्रण संस्कृति माने सर मुद्रा, पैसा नहीं। मुद्रण संस्कृति माने क्या होता है? मुद्रण माने होता है बच्चों छपाई, जैसे पत्रों की छपाई हो गई, किताबों की छपाई हो गई, ये सब बातें। ठीक है, तो मुद्रण माने बताया कि मुद्रण ने राष्ट्रवाद में क्या विकास किया। लोग कैसे कैसे गाने गाते थे, है ना, गानों का विकास हुआ कहानियों के माध्यम से। जो व्यक्ति पढ़े लिखे थे वो समूह में बैठते थे, एक व्यक्ति जो पढ़ा होता था वो पढ़कर दूसरे व्यक्तियों को सुनाता था। तो ऐसे ऐसे लोगों के अंदर प्रसार हुआ इन चीज़ों का, तो इसको ध्यान रखेंगे। भारत में वनों के ह्रास के प्रमुख कारणों
प्रमुख कारणों और प्रभावों का मतलब क्या करना है, प्रभावों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, प्रभावों के बारे में आपको बिल्कुल बच्चों अच्छे से बता देना है, ये आप जानते हैं। भारत में लौह अयस्क उत्पादन एवं वितरण को वर्णन कीजिए। भारत में लौह अयस्क उत्पादन एवं वितरण को बच्चों आप स्पष्ट करेंगे। इसको मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया, आपको नोट करते रहना। अथवा खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी बच्चे आप जानते हैं। ठीक है, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, मानचित्र संबंधी क्वेश्चन हमारे सामने आ गए हैं। तो मानचित्र संबंधी क्वेश्चन भी हम देख लेंगे कि मानचित्र संबंधी क्वेश्चन कौन से हो जाते हैं। ठीक है, तो मानचित्र संबंधी क्वेश्चन जो होंगे तो हम देखेंगे बच्चों। बताया दिसंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो दिसंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन जो हो जाता है ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों नागपुर में हो जाता है। कहाँ हो जाता है, ये नागपुर में हो जाएगा, ये हो जाएगा नागपुर में। ठीक है, आप दिख रहा होगा आप सभी को, ये आप देख लीजिए यहाँ पर कहाँ पर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये हो जाएगा नागपुर। यहाँ पे हम भर लेंगे, कलर कोई दूसरा ले लेते हैं जिससे आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस तरह का गोला बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर पहला है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल देंगे और इधर हम लिख देंगे एरो लगाकर नागपुर। नागपुर कहाँ हो जाएगा बच्चा, महाराष्ट्र। कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में हम देख लेंगे। तो अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, बताया है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर यहाँ पे पड़ जाता है। ठीक है, कहाँ पड़ जाएगा, अमृतसर। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ पड़ जाएगा, अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पड़ता है बच्चा, अमृतसर पड़ जाता है, अमृतसर कहाँ होगा, पंजाब में। कहाँ हो जाएगा, पंजाब में हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन बताया वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। तो आप सभी को पता होगा कहाँ हुए थे बच्चों, ये हुए थे इलाहाबाद में। कहाँ हुए थे, इलाहाबाद में, है ना। कहाँ होंगे, इलाहाबाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा इलाहाबाद कहाँ पड़ जाएगा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पड़ जाएगा, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, आप ध्यान से इनको देखते रहेंगे। ठीक है, बताओ वह जनपद जहाँ चौरी चौरा घटना हुई थी, तो कौन सा जनपद था उत्तर प्रदेश का, ये हुआ था बच्चा कहाँ पर, गोरखपुर। कहाँ हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, कहाँ होता है, गोरखपुर में ये हो जाता है। हम देखेंगे तो कहाँ हो जाएगा, गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ पड़ जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, ये गोरखपुर हो जाएगा, गोरखपुर। ठीक है, कहाँ पड़ जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये मानचित्र पर आपको भरते रहना है, मानचित्र को आपको क्या करना है, भरते रहना है। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, तो 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। लाहौर, आप लिख देंगे लाहौर। ये बच्चे ये क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है, ये क्वेश्चन जो था ये चौथा था। आपको मानचित्र में बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही भरना है, इसमें इसी तरीके से भरना है। आप पटरी का प्रयोग करेंगे, हम पटरी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आप पेंसिल का प्रयोग करेंगे, मैं पेंसिल का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। क्यों, मैं पेंसिल से लिखूंगा तो क्या आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो इसीलिए मैं पेन का प्रयोग कर रहा हूँ और आप क्या करेंगे, पेंसिल का प्रयोग करेंगे। कुछ क्वेश्चन और भी हैं, देख लेते हैं। बताए काली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो काली मृदा किस राज्य में पाई जाएगी। तो मैं काली मृदा बच्चों बना लेता हूँ। देखो, मैं काली मृदा के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर काली मृदा पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख दें काली मृदा, काली मृदा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन बताया है तुंगभद्रा बांध कहाँ पर है, तुंगभद्रा बांध। तुंगभद्रा बांध की बात करेंगे तो कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, तुंगभद्रा बांध कहाँ हो जाएगा बच्चा, कर्नाटक में हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। कर्नाटक में कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे तो तुंगभद्रा बांध होगा।
किस नदी पर होगा? तुंगभद्रा ही, तुंगभद्रा बांध कहाँ होगा? कर्नाटक में। नदी की बात करें तो नदी जो हो जाएगी तुंगभद्रा ही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया ये। क्वेश्चन नंबर जरूर डाल देना है बच्चा, जिससे कि आप सभी को समझ, टीचर को जो आप काफ़ी चेक करें उसको बहुत अच्छे से समझ में आए। काफ़ी उत्पादक राज्य की पहचान कीजिए। तो काफ़ी उत्पादक जो राज्य होगा कौन सा होगा? कर्नाटक हो जाएगा, केरल भी हो जाएगा, है ना। तो काफ़ी उत्पादक राज्य कर्नाटक और केरल दोनों हो जाएंगे, तो आप दोनों को भी बना सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा और दोनों राज्य कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 3 हो जाएगा, कर्नाटक एंड केरल। आपको किसी एक को भरना है, मैंने बता दोनों दिए, जो आपको सरल लगे वो याद कर लेना है, ठीक है। केरल दोनों हो जाएंगे कौन से? काफ़ी उत्पादक राज्य, काफ़ी उत्पादक राज्य हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन बताया है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क बच्चों कहाँ हो जाता है? असम में हो जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो होगा ये कहाँ हो जाएगा? असम में हो जाएगा। असम भर लेना है, कौन सा होगा? चौथा ऑप्शन क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पर देखेंगे राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? तो राणा प्रताप सागर बांध बच्चों कहाँ हो जाता है? ये हो जाता है राजस्थान में। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। अब इस पेपर में कोई पॉइंट नहीं बने थे तो मैंने पॉइंट बना दिए, वरना भूगोल का जब पेपर, मतलब भूगोल का जब सेक्शन आता है, पार्ट आता है मानचित्र में भरने के लिए, तो उसमें क्या करता है बच्चे? चिन्ह वो खुद देता है। जैसे पेपर में चिन्ह दिए जाएंगे आपको उसी अनुसार पेपर को करना। अगले पेपर में बच्चों चिन्ह दिए जाएंगे, मैं अगले पेपर में बिल्कुल उसी तरीके से बताऊंगा। इसमें दिए नहीं गए थे इसीलिए मैंने पॉइंट बना दी। तो ये कौन सा हो जाएगा? राणा प्रताप सागर बांध। हाँ, राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ हो जाएगा? ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। कहाँ होगा? राजस्थान में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से इस मॉडल पेपर को किया होगा और सभी क्वेश्चनों को, इस पेपर को बच्चों बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेना है, अच्छे से इसको पढ़ना है और आपके बोर्ड परीक्षा में बच्चों ऐसा ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। मानचित्र से मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मानचित्र से बच्चों अगर इस पेपर से मैं बता दूँ आप सभी को, तो अगर मैं इस पेपर में बता दूं तो कम से कम बच्चों 5 क्वेश्चन आपको मानचित्र को बोर्ड में, है ना, यूपी बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं। यानी मैंने कह दिया तो बच्चों यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन, सिर्फ इतने में से 10 क्वेश्चन मैंने कराए, इसमें से लगभग तुमको 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद ही समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चों इस पेपर को बहुत अच्छे से करना है। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में, और तब के लिए बच्चों आप नया जोश, उमंग और उम्मीदों को बच्चों खोने मत देना। आप वही बहादुर हैं, वही शेर हैं जो बच्चों अच्छी क्लासों में कक्षा 9th हो, 8th हो, आपने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और बहुत डट के बच्चों मुकाबला किया है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि आप भले ही बच्चों समय 3 महीने का है, तो 3 महीने में बच्चों 90 डे हैं, तो आप बहुत अच्छे से उसको क्या करेंगे, अच्छी से मेहनत करेंगे और अपने मम्मी पापा का बच्चों नाम रोशन करेंगे, आपके अपने विद्यालय के जो टीचर होंगे अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन आप बच्चों खुश सदैव रहिए। ठीक है, किसी प्रकार की डिप्रेशन नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।